फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनसीसी यानी सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीएनसीसी 001 के खंड 1 में इकाई 1 पोषण का अर्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पोषण का अर्थ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उसके संबंध अन्य पहलुओं का अध्ययन है। सामान्य शब्दों में प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जा सकता है, लेकिन विस्तृत परिभाषा के अनुसार पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भोजन, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और अन्य रासायनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, भोजन ग्रहण करना, शरीर में उसका पाचन और अवशोषण, भोजन पोषक तत्वों का संवहन अर्थात पोषक तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, उसकी उपयोगिता और उत्सर्जन है। भोजन और उसके ग्रहण करने के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्व, क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। तो भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ भी उसमें होते हैं जिन्हें अपोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक है तो कुछ कम मात्रा में, किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व चाहे वह अधिक मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में, दोनों का ही अपना महत्व अलग होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है, जिसे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस भी सहायक होती है। शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है और इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया से हड्डियों और दांतों में सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना के रख रखाव एवं कार्यों में मदद मिलती है। संतुलन की इस संकल्पना को कैल्शियम और फास्फोरस के उदाहरण की व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। यदि दैनिक आहार में बहुत अधिक फास्फोरस हो तो यह शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। इस प्रकार फास्फोरस और कैल्शियम में सही अनुपात न होने के कारण हड्डियों और दांतों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेकर इसे संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के बाद शरीर में किस प्रकार भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम मुंह द्वारा भोजन लेते हैं, इसे चबाते हैं और निगलते हैं। मुंह से भोजन की एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में फिर आंतों में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप से सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। पाचन के बाद उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जा सकता है वह प्रक्रिया जिसके पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, जिन्हें एब्जॉर्प्शन कहलाती है। यह रक्त प्रवाह द्वारा यह पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिकाओं में यह पोषक तत्व अपने विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी अगली इकाई में हम बताएंगे। बचे हुए अवशोषित पदार्थ द्वारा शासित कर दिए जाते हैं। अवशोषित पोषक तत्वों के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पदार्थों निर्माण में निकलता है। इनमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर कर दिया जाता है। इन्हें बाद में शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। पाचन और अवशोषण के बारे में
इस तरह से आप नेक्स्ट इकाई में देख सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं पोषण के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू। हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित करते हैं। इसलिए एक पोषण विशेषज्ञ के किसी भी प्रकार के भोजन के विषय में सुझाव देने से पहले लोगों के सामाजिक परिवेश, भावनाओं और उसके आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपना विशेष महत्व है। प्राचीन वैदिक परंपरा अनुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मक बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नता वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन का मुख्य उदाहरण है। राजसिक भोजन में मछली, अंडा, मांस और तामसिक भोजन में सुअर और गाय का मांस आता है। हमारी आज की समझ से इससे बहुत भिन्न है। अब हम इस बात को नहीं मानते कि कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ हमारे व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन को बहुत निम्न कोटि का माना जाता है, परंतु आज होटल में को पुनः गर्म किया गया भोजन ही मिलता है। आज बहुत से लोग शाकाहारी होने पर भी अपने मांसाहारी दोस्तों के साथ मिलकर भोजन करना बुरा नहीं मानते। वह स्वयं चाहे मांस नहीं खाए, परंतु ऐसी जगह पर भोजन खा लेते हैं जहां पर मांस भी बनता है। परंतु अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजन की शुद्धता के विषय में बहुत ध्यान रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पोषण को सामाजिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह किसी नए खाद्य पदार्थ को केवल इसलिए खाना स्वीकार कर ले क्योंकि वह पौष्टिक है। इससे मालूम होता है कि जब हम भोजन से संबंधित परंपराओं में सुधार का परिवर्तन के बात करते हैं तो हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं खान पान की मनोवृत्ति। भोजन के प्रति व्यक्ति की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, हमारे खाने के ढंग को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। मिनी एक गृहिणी है, वह अपने सारे परिवार को विटामिन की गोलियां खाने को देती है क्योंकि उसके विचार में यह गोलियां उन्हें फुर्ती तथा शक्ति देगी, किंतु उसकी सहेली के विचार में इन विटामिन की गोलियों की आवश्यकता नहीं है, यह विटामिन साधारण भोजन भी दे सकता है। मिनी इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसके लिए सभी बीमारियों का इलाज एक विटामिन की गोलियां हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 वर्षीय राजू टेलीविजन देखने का शौकीन है। वह खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, पेय, टॉफी, चॉकलेट आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखता है। इनसे प्रभावित होकर वह प्रतिदिन इन्हें खाने की जिद करता है। मां के समझाने के बावजूद ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी वह इन्हें ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उसकी मां उससे नाराज रहती है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सरला ने हाल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी सास से उसे तिल के लड्डू, पंजीरी और घी खाने को कहती है। उसका मानना है कि इससे सरला बच्चे को अधिक स्तनपान करा सकेगी। सरला अपनी सास का कहना मानती है कि किस प्रकार के विचारों को प्रभावित होता है। बहुत से कारक जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया भी हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी मात्रा पर भी इन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अधिक मात्रा में खाना खाकर असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाना चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा इसी भावना को कम खाकर काबू पाना चाहता है। इसी प्रकार भोजन के प्रति हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और आसपास के लोगों का प्रभाव आदि हमारी खान पान की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं।